सो हाय एवरीवन, आज है हमारी बायोलॉजी की क्लास नंबर 2 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त को ब्लड, रुधिर, खून आदि सभी नामों से जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारी क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको जीव विज्ञान का परिचय बताया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रक्त को रुधिर, ब्लड और खून आदि नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ऊतक क्या होता है ये हमें आगे जानने को मिलेगा आगे की वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है और ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर हम खून का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम हेमेटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगी जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, जिसमें से पहला पॉइंट है, एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब अपन सामान्य व्यक्ति किसे कहेंगे? सामान्य व्यक्ति वो होता है जिसका वजन 60 से 70 किलोग्राम हो और वो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो वह सामान्य व्यक्ति कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है, यानी कि 4 से 5 लीटर खून पाया जाता है महिलाओं में, और पुरुषों में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। हमारा तीसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल वजन का 7 से 8% होता है। जैसे कि आपका वजन है 100 किलोग्राम, तो 100 का 7% कितना होगा? 7, यानी कि 100 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति का खून 7 लीटर होगा। हमारा चौथा पॉइंट आता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 और उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ब्लड की प्रकृति होती है दुर्बल क्षारीय। अब बात आती है ब्लड के निर्माण की। तो ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा क्या है ये आपको मैं बताती हूँ। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक मुलायम स्पंजी ऊतक होता है जो कि रक्त के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते थे, बट ब्लड के निर्माण को हीमोपोइसिस कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था की, तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं। यह निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म परत से होता है। ब्लड एक कोलाइडी बिलियन होता है। ये सभी पॉइंट अभी मैंने आपको जो बताए ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लड की संरचना की। तो ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ प्लाज्मा और दूसरी चीज़ कणिकाएँ। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है और कणिकाएँ ठोस। प्लाज्मा 55% पाया जाता है और कणिकाएँ 45%। इन 2 चीज़ों से मिलकर ही ब्लड बनता है। अब कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स, जिनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। चलिए अब प्लाज्मा को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। प्लाज्मा यह ब्लड का सर्वाधिक भाग होता है जो कि 55% होता है और ये हल्के पीले रंग का और क्षारीय द्रव्य होता है। इसमें 90 से 92% मात्रा में जल और 8 से 10% मात्रा में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। 8 से 10% में कुछ लवण, आयंस, गैसें व प्रोटीन पाया जाता है। अब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं जिनके नाम है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है और एल्बुमिन यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। यह परासरण दाब का नियमन भी करता है। अब बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, तो यह मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। प्लाज्मा में ये सारी प्रोटीन जो पाई जाती हैं इनको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। प्रोफाइल गो, प्रो से प्रोथ्रोम्बिन, फाई से फाइब्रोनोजन, एल से एल्बुमिन और गो से ग्लोब्यूलिन। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीरम की।
सीरम एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजन उपस्थित नहीं होता है, वो सीरम कहलाता है। यानी कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहा जाता है। अब सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। तो ये तो याद करने में बहुत ही आसान है, क्योंकि सीरम में सीर आ रहा है और सीरोलॉजी में सीरो आ रहा है, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। सीरम के नीचे ही आपको लिखा हुआ दिखेगा हेपेरिन प्रोटीन, तो इसके बारे में आप पढ़कर आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।